अब यहाँ पे सवाल नंबर 51 में देखिए, यहाँ पे हमें निकालना है चेंज इन एंट्रोपी। तो फार्मूला क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस केस में डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन V2 अपॉन V1, ये होगा आपका फार्मूला। और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 5 मोल है। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 2, और यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या है, ln V2 मतलब 10 लीटर, और V1 क्या है 1 लीटर, 10/1 है ये। ठीक है, अब नेचुरल लॉग को हम लॉग में बदल लेते हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 2 इंटू 2.303 log 10 अपॉन log 1, तो log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अल्टीमेटली 5 इंटू 2 इंटू 2.3 यानी कि 23 पॉइंट समथिंग, यानी कि पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिंडल इफेक्ट इन ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज ड्यू टू, किसके कारण है ये, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन ए प्लस बी, जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में सी और डी बना रहे हैं। तो क्या कहता है, 4 मोल ऑफ ए रिएक्ट, 4 मोल इसके हैं, 4 मोल बी के रिएक्ट कर रहे हैं, और 2 मोल सी के बना रहे हैं। इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो आपको जिस ढंग से देख सकते हैं कि ये ए है, इसी बी के साथ रिएक्शन कर रहा है, फिर ये सी और डी बना रहे हैं, सी प्लस डी। तो एट टाइम टी, जब टी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे इसके 4 मोल लिए हमने, इसके भी 4 मोल लिए, और इसका 0 है, इसका 0 है। एट टाइम टी, जब टाइम टी हमने लिया है, तो यहाँ पे कितने रह गए, 2 मोल रह गए इसके, और इसके भी 4-2 यानी कि 2 मोल रह गए, और इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे 2 मोल इसके बन गए और 2 मोल इसके बन गए। अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, तो के ई क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज़ 1। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आया, 1। कौन सा ऑप्शन में दिया हमें 1, तो 1 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल नंबर 54 देखिए, यदि CH3COH ये एक वीक एसिड है और ये इसका एक कंजुगेट बेस है, से बने बफर विलयन में लवण और अम्ल के सांद्रों के बीच के अनुपात को 10 गुना बढ़ाया जाए, तो उस विलयन के pH में बढ़ोतरी कितनी होगी। तो ये किस तरह का बफर है, एसिडिक बफर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि रेशियो जो है इन दोनों का वो है x, माना रेशियो x है, रेशियो इज x। ठीक है, अब हम फॉर्मूला रख देते हैं pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग क्या होता है सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, अब पहले हम ले लेते हैं 10x के लिए, तो pH1 इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग 10x। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये हो गई, और दूसरी ऐसी बनेगी pH2 इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग x। अब दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा pH2 माइनस pH1 इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग 10x और माइनस pKa माइनस लॉग x। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कि हमारे पास लॉग लॉग 10x माइनस x, 10x माइनस लॉग x। ठीक है, अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग 10x अपॉन x। अब यहाँ x कैंसिल, इज इक्वल टू लॉग 10 बचा हमारे पास, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 55 नंबर, एन इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनायन इज। तो देखिए कौन कौन से इलेक्ट्रोड हमारे पास रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होते हैं। तो हमारे कोर्स में जो 3 इलेक्ट्रोड दिए होते हैं, Ag का, Hg का और Pb का, 3 इलेक्ट्रोड जो है रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। देखिए उनमें से कौन सा दिया है यहाँ पे, ये Pt का तो ये नहीं, Hg का ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, नीचे तो फॉलोइंग केस एंट्रोपी डिक्रीजेस, इनमें से किस दशा में एंट्रोपी घटती है। तो देखिए एंट्रोपी तब घटती है जबकि नंबर ऑफ मोल या वॉल्यूम घटे। ठीक है, तो यहाँ पर किस में घट सकता है, पॉलीमराइजेशन में घटेगा ये दोनों चीज़ें, तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है। 57 नंबर देखिए, तो फॉलोइंग स्पेसीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इनमें से कौन सी स्पेसीज जो है वो अनुचुंबकीय हैं। तो देखिए अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि उनके पास या तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, या 10 इलेक्ट्रॉन हो, या 16 इलेक्ट्रॉन हो।
ठीक है, 10 हो तब भी, 16 हो इलेक्ट्रॉन तब भी, या फिर ऑड नंबर हो इलेक्ट्रॉन्स का। तो देखते हैं इनमें से किसके पास या तो ऑड हो या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो या 16 इलेक्ट्रॉन, तीनों में से एक ही हमारे पास हो। B2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, ठीक है। तो 10 की कंडीशन हमारी है, तो इसका मतलब ये कि B2 तो पैरामैग्नेटिक होगा। बाकी सबको भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो, क्योंकि जो इवन नंबर वाले होंगे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो कैसे होंगे, वो फिर डायमैग्नेटिक होंगे। जैसे C2 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 12, ठीक है, तो ये भी डायमैग्नेटिक हो गया। और N2 में 14 और Cn में 8 से 14, यहाँ पे 14, तो ये सब के सब कैसे हो गए डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट इज 58 नंबर। 58 नंबर क्या कहता है, वैल्यू ऑफ pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर लीटर NaOH वुड बी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं इसके। तो ये कितने हो जाएंगे 4/NaOH का एटॉमिक मोलिकुलर वेट कितना होगा 40, तो 4/40 यानी कि 1/10 होगा, या इसे हम 10 की पावर -1 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला रखना है POH इज इक्वल टू -log OH, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए 10 की पावर -1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -log, स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा, कार्ड हटा देते हैं पूरे को। तो हमारे पास आया POH इज इक्वल टू -log 10 की पावर -1, ठीक है। अब इधर भी माइनस और यहाँ भी पावर -1, इसका मतलब log 10 की वैल्यू तो होती है 1, उधर से माइनस उधर से माइनस, इसका मतलब 1 प्लस की आ जाएगी यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में हमें मिलता है ये, सॉरी अभी तो POH ही निकला है, POH इज इक्वल टू 1, वह फॉर्मूला होता है PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, और हमारे पास POH कितना आया है 1, तो ये आया 1, PH इज इक्वल टू हाउ मच 14 -1, तो PH इज इक्वल टू 13, तो 13 हमारा आंसर होगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है ये, थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव, क्या होता है इनके पास सेम बॉइलिंग पॉइंट या सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट फिर से एक थ्योरेटिकल सवाल है, द एज ऑफ एन एंशिएंट सैंपल ऑफ वुड के एंशिएंट सैंपल की एज हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो ये हम करते हैं C14 की मदद से, कार्बन 14 की मदद से, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। 61 देखिए, पी के वैल्यूज ऑफ 4 एसिड्स ABCD एट 25 डिग्री टेम्परेचर आर 3, 4, 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग दीज। अब यहाँ पे देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है, तो हम जानते हैं कि pKa की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। हम कह सकते हैं कि pK की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू घटे या इसकी वैल्यू बढ़े, तो दोनों ही केस में एसिड क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 जो एसिड दिए हुए ABCD, उनमें pKa सबसे कम किसका है, तो ये है 3, और किसके लिए है A के लिए, तो A के लिए चूँकि PA की वैल्यू सबसे कम है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे प्रबल एसिड कौन सा होगा A, ऑप्शन A सही है। नेक्स्ट इज 62, कंपाउंड NCl5 इज़ नॉट नोन बिकॉज, क्यों ये नोन नहीं, क्यों नहीं जाना जाता, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। 63 नंबर कहता है, इन ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल AB देयर एग्जिस्ट ओनली सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स विच आर द फॉलोइंग ऑर्बिटल ओवरलैप इज पॉसिबल। तो आप जानते हो कि अगर S और S ऑर्बिटल मिलें, S एंड S, ठीक है, S एंड S मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और अगर S के साथ P मिल जाए, P ऑर्बिटल, तब भी क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब कौन कौन से नहीं मिल सकते, PX और PY नहीं मिल सकते, नहीं ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ऐसे ही PY और PX भी कभी ओवरलैप नहीं करेंगे, और ऐसे ही PX और PZ भी, PX एंड PZ भी कभी ओवरलैप नहीं करेंगे। अब हमसे पूछा क्या गया है, इनमें से कौन सा कक्षक अतिछंदन ओवरलैप संभव होगा, तो ये कौन सा इनमें पॉसिबल है, सिर्फ PX ऑफ A एंड S ऑफ B, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए BCl3 के केस में B के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, ठीक है।
आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इसलिए ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। और इसकी स्ट्रक्चर कुछ किस ढंग की होती है, इस ढंग की होती है। बी यहाँ पे लगा है Cl और जी यहाँ पे भी आपका लगा है Cl और यहाँ पे भी लगा है एक Cl। 65 नंबर कह रहा है कि ओलियम क्या है, तो देखिए ओलियम होता है आपका H2S2O7 और ये किस किस का मिक्सचर होता है, ये होता है H2SO4 का और SO3 का। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज 66, H2SO4 के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं जो है वो स्टेटमेंट छांटना। तो यहाँ पे देखिए H2SO4 में H2SO4 यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +6 होती है। तो इसकी +6 होती है, इसका मतलब ये कभी भी क्या नहीं कर सकता, ये रिडक्शन नहीं कर सकता, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ही कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज व्हेन ए केमिकल सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, दीज फॉर्म्स और कॉल्ड क्या कहलाते हैं, ये आइसोमर्स कहलाते हैं ये। तो ऑप्शन 2 सही है। 68 नंबर कहता है द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूसेस। तो पहले डाइल्यूट के साथ आप देख लीजिए कि डाइल्यूट के साथ ये क्या रिएक्शन देता है, Zn प्लस डाइल्यूट HNO3, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा N2O। ठीक है, अगर Zn को हम मिला दें कंसनट्रेटेड HNO3 में तो क्या बनेगा NO2। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। राइट। एक फैक्ट आप नोट कर सकते हैं कि अगर हम Zn को मिला दें वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, तब उस केस में क्या मिलेगा NH4NO3 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली वैल्यूज इन BM अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ MnCl4 में। यहाँ पे MnCl4, यहाँ पे जो Mn है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब इसके d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। और यहाँ पे आप देखेंगे अगर d ऑर्बिटल में हमारे 5 के 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस ढंग से आ जाएंगे, यानी कि हमारा 1 पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। ठीक है, तो Mn याद रखना। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं Mn के बाद FeCN6 की। तो यहाँ पे FeCN6 में ये V+2 स्टेट में है और यहाँ पे 3d कितने हो जाएंगे 6, यस 3d 6 हो जाएंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए ये रहा आपका d ऑर्बिटल 4 और एक 5। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है सबसे बड़ी कि यहाँ पे जो Cn है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये सबके साथ पेयर अप हो जाएंगे और अल्टीमेटली यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0। ठीक है, तो Fe सबसे कम और Mn सबसे ज़्यादा, तो कौन सा ऑप्शन सही है 4th। बाकी चाहो तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। अब देखिए 70 नंबर कहता है आयोनिक मोबिलिटी ऑफ अल्काली मेटल्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा इसका सीजियम का, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद आता है आपका पोटेशियम और उसके बाद सोडियम और सोडियम के बाद सबसे लास्ट में आता है लिथियम। ठीक है, ये किस किस पोजीशन में है एक्वस सॉल्यूशन में, और हमसे पूछा भी यही है ना एक्वस सॉल्यूशन में। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे रुबिडियम हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि अगर मोल्टन स्टेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऑर्डर उल्टा होता है, यानी कि लिथियम की मोबिलिटी सबसे ज़्यादा लिथियम के आयन की, उसके बाद बचता है हमारा सोडियम का आयन दूसरे नंबर पे, उसके बाद सोडियम के बाद पोटेशियम का आयन और पोटेशियम का आयन के बाद आपका रुबिडियम एंड देन सीजियम। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अपने यहाँ पे देखेंगे H3PO2 की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद H3PO3 और उसके बाद H3PO4। जैसे जैसे ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी। नेक्स्ट इज 72 नंबर ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस CO2 मोस्ट ईजिली। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा आसानी से CO2 रिलीज करेगा। 72 में देखिए आप यहाँ पे पहला और दूसरा जो है ये तो दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता हमारा आंसर। ठीक है, अब बचते हैं ये दोनों। तो यहाँ पे आप इसको देखिए ये CaCO3 जो है
इसकी भी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब बचता है हमारे पास MgCO3, तो ये हमें CO2 आसानी से दे सकता है, तो ऑप्शन थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 73, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पेसीज आर नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। तो देखिए ये दोनों तो आइसो स्ट्रक्चरल होंगे, NH3 और PH3, कौन नहीं हो। यहाँ पे देखिए आप XeF4, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्क्वायर पेयर sp, ठीक है। और इसका कैसा होता है, इसका होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सेकंड। 74th, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग AlGa IN एंड TL इंक्रीजेज इन द सीक्वेंस। किस क्रम में इनकी स्थिरता बढ़ेगी। देखिए पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम में जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, TL, और उसके बाद होगा IN, ठीक है, और उसके बाद Ga, और उसके बाद होगा एल्यूमिनियम, सबसे कम होगा एल्यूमिनियम। तो कौन सा ऑर्डर सही है, पहला, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 75 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग d ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इनमें से कौन सा डी कक्षक ट्रांजिशन धातु संकलों के वर्ग समतलीय संरचना बनाने में योगदान देता है। तो ये ऑर्बिटल होता है dx² - y², ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कौन सा कथन असत्य ये बताना है इसमें, तो I3+ हैज़ बेंट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इसकी बेंट नहीं होती बल्कि इसकी शेप बेंट होती है, तो ये पार्शियली इनकरेक्ट है। हमने पूरी तरह से इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, तो ये हमारा आंसर पूरी तरह से नहीं है। आप देखते हैं दूसरे को, क्या SeF4 और CH4 है सेम शेप, इनका शेप सेम है क्या, नहीं, शेप सेम नहीं होता इनका। तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से गलत है, तो ये ज़्यादा अच्छा आंसर है, ठीक है। वैसे अभी डिपेंड करता है कि BHU कौन से आंसर को मानता है, अदरवाइज यहाँ पे भी डिस्प्यूट हो सकता है। और देखिए डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो CH4 का 0 होता है, और यहाँ हमें अधिकतम देखना है, CO2 का भी 0 होता है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो चुके हैं ऑलरेडी। अब बचता है हमारे पास NH3, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर देखिए, ये होता है अपर लोन पेयर नाइट्रोजन का, और इसमें जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो कुछ इस ढंग से होती है, टुवर्ड्स लोन पेयर, ठीक है, ऐसे। और दूसरी तरफ अगर NF3 की हम बात करें तो स्ट्रक्चर तो इससे मिलता जुलता ही होता है ये, लेकिन वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होता है NF3 वो अवे फ्रॉम लोन पेयर होती है, F एंड F, ठीक है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट किसका मैक्सिमम हो गया, NH3 का, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज यूज्ड टू बी एज एन एंटी कैंसर एजेंट। इनमें से कौन सा एंटी कैंसर एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, होता है सिस्प्लेटिन, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है यहाँ पे। 79 नंबर देखिए, द कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल शोज मिनिमम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN यहाँ पे निकालना है। तो EAN के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट और +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर CN। तो सबसे पहले आप निकालेंगे किसके लिए, MnCO5- के लिए। तो यहाँ पे देखिए Mn जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये हो जाएगा EAN आपका, EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 25 -1 सॉरी यस, और +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे इसका क्या है 5, तो 5 इंटू 2 10, तो ये जाएगा 25 + 10 + 1 36 हो जाएगा इसका। ऐसे ही निकालेंगे हम कोबाल्ट के लिए इसमें, तो कोबाल्ट के लिए आ जाएगा ये 27 -1 + 8 यानी कि 34, कोबाल्ट के लिए आएगा 34। और उसके बाद आया वेनेडियम, तो वेनेडियम के लिए आएगा ये 35, और फाइनली आएगा क्रोमियम के लिए कितना 36। तो मिनिमम किसके लिए आया, कोबाल्ट के लिए, और इसने मिनिमम ही पूछा है तो सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज 80, एक्सेस ऑफ KI रिएक्ट विद CuSO4 solution and then Na2S2O3 solution is added to it, which of the following statement is incorrect। तो इसमें फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, और यही हमारा आंसर बनेगा, यहाँ पे Cu2I2 बनता है। नेक्स्ट 81 कहता है बोरॉन कैन नॉट फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन। तो पहला वाला एनायन नहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि बोरॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते, और यहाँ पे भी F6-3 में उसका टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर कहता है कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के बंधों की संख्या है, बॉन्ड्स जो हैं वो कितने हैं डिफरेंट टाइप के। तो देखिए ये होता है कैल्शियम कार्बाइड CaC2, वैसे आप इस ढंग से लिख सकते हो, Ca2+ में टूटेगा ये और C2- में,
ठीक है, C2-2 में। अब आप देखिए C2-2 को ये C के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में हमारा एक तो हो गया सिग्मा और दो हो गए पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। नेक्स्ट इज कलर ऑफ केमोनोफोर इज ड्यू टू, किस लिए होता है ये कलर, तो ये होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है। 84 आइसोसाइनाइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये कार्बोनामिन रिएक्शन से बनता है। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज 85 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिटाइलिन रिएक्ट विद H2SO4 या HgSO4, तो ये कौन सा बनेगा, ये एसीटोन बनेगा। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। 86 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट रिड्यूस द टॉलरेंट एजेंट, तो उनमें से सुक्रो टॉलरेंट एजेंट को अपचयित नहीं करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा। थर्ड आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज 87 हाउ मेनी ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल इन एल्डोपेंटोज, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर देखिए कुछ ढंग की होती है। सी और यहाँ पर लगा देंगे एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ये हो गया OH और ये हो गया H, यहाँ पे भी हो गया C और ये हो गया OH, यहाँ पे H और एक और होगा 3COH और H, फाइनली यहाँ CH2OH, ये होगा इसकी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप कायरल सेंटर देखिए, ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तीन हो गया कायरल सेंटर। सो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हो गए 2⁻3 यानी कि 8। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 सही है। अब देखिए अगला सवाल, अगले 3 सवाल बस एक मिसिंग है, तो 91 से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे 89, 90 और सॉरी हाँ 88, 89 और 90 3 सवाल मिसिंग है। क्या कहता है ये 2,3 डाइमेथाइल 2-ब्यूटीन ओजोनोलिसिस होने पर कौन से यौगिक का निर्माण करता है, तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये होगा आपका कुछ ढंग से C, ये C, उसके बाद यहाँ लगेगा CH3 और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड और इसी डबल बॉन्ड को हम तोड़ेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर से हो जाएगा C। अब यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एसीटोन फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे C, यहाँ पे हो जाएगा ये C और यहाँ पे हो जाएगा ये CH3 सॉरी, और यहाँ पे जुड़ा ऑक्सीजन और ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा, तो एसीटोन बनेगा। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पेंट 3N2 ऑल, तो 2 पे लगा है ऑल यानी कि अल्कोहल 2 नंबर पे, तो देखिए यहाँ पे हम प्रायोरिटी किसे देंगे, ऑल को, तो ये स्ट्रक्चर आपकी बनेगी। और यहाँ पे नंबर 3 पे लगेगा, इस साइड से नंबर 3 पे, ये तो पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। 90 देखिए द फॉलोइंग इज करेक्ट मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन, कौन सा सही तंत्र है, तो ये होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है और बनेगा क्या, यहाँ पे साइनोहाइड्रिन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94 कार्बन इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो कार्बन बनता है 2 रिएक्शन में से एक रिएक्शन है रीमल्टीमेर रिएक्शन, दूसरी कौन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 95 देखिए द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एनहांसियोमर्स, इनमें से कौन कौन से एनहांसियोमर्स हैं, तो एनहांसियोमर क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, तो पहला और तीसरा देखिए आप एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही है। 96 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव इफरवेसेंस विद NaCO3, तो ये होगा फिनॉल, फिनॉल के साथ ये बुदबुदाहट नहीं देगा। 97 कहता है एनिलीन इज लेस बेसिक देन एमोनिया ड्यू टू, क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है कि देखिए एनिलीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होगा आपका बेंजीन रिंग और यहाँ पे लगा होगा आपका NH2, तो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को बेंजीन अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस, तो इसलिए ये किसी केस होता है, ये माइनस इफेक्टिव केस होता है, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है। 98 देखिए बहुत अच्छा वाला, फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर स्टेबल, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, सिर्फ 3। ठीक है, 3 अल्फा, यहाँ पे कितने हैं 6, और 6 के 6 किस पे है, एक ही कार्बन आइटम पे है, तो सबसे अच्छा ये होना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए नंबर ऑफ अल्फा कार्बन आइटम 6 हैं, कार्बन अल्फा हाइड्रोजन सॉरी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी हैं 6, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये, सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन पे 6 के 6 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो सेकंड हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज 99 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एथीन, इथेन और इथाइन, किसमें सबसे ज़्यादा होती है बॉन्ड लेंथ, सबसे ज़्यादा होती है आपकी सिंगल बॉन्ड की, उसके बाद आता है डबल बॉन्ड, उसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड। देखिए कहाँ कहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, एथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसने कौन सा ऑर्डर पूछा है, लंबाई का सही क्रम, तो ये होगा फोर्थ ऑप्शन आपका सही, इथेन देन इथीन और इथाइन। नेक्स्ट इज
प्रश्न संख्या 100 इन SN2 रिएक्शन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप देखते हो कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, डेक्स्ट्रो बदलता है, डेक्स्ट्रो किस में चेंज हो जाता है, डी प्लस एल में, डेक्स्ट्रो प्लस लिवो में, ठीक है, रेसोमाइजेशन कहलाता है ये। और अगर हम SN2 की बात करें तो डेक्स्ट्रो कहाँ पर जाता है, ये लिवो में बदल जाता है, ठीक है, इन्वर्जन कहते हैं इसको। तो ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड।